अब हमें निकालना है क्या, महत्तम समापवर्त्य, वर्त की वर्तक। तो हम सीखेंगे कि कैसे हम महत्तम समापवर्तक को निकाल सकते हैं, क्योंकि वर्त शब्द का मतलब होता है गुणज, वर्त मतलब अपवर्त्य, और वर्तक मतलब अपवर्तक। तो अपवर्तक का मतलब क्या होता है, गुणनखंड। गुणज मतलब टेबल पढ़ना, दूनिया पढ़ना, पहाड़ा पढ़ना, या प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करना। गुणा करने के बाद जो संख्या हमें मिलती है उसको हम गुणज बोलते हैं, उसी को अपवर्त भी बोल सकते हैं। महत्तम समापवर्तक, वर्तक मतलब अपवर्तक। तो अपवर्तक का अर्थ क्या होता है, गुणनखंड। गुणनखंड मतलब भाग देने वाली संख्याएं। तो अब हम जो संख्याएं सीखेंगे वो सारी की सारी संख्याएं कैसी होंगी, भाग देने वाली संख्याएं। भाग देने वाली संख्याएं, गुणनखंड को अलग तरीके से सीखा है, लेकिन यहाँ महत्तम में केवल एक संख्या मिलती है जो जिससे कि हम भाग देते हैं, उसी को हम भाग देने वाली संख्या बोलते हैं। तो महत्तम में एक संख्या मिलती है भाग देने के लिए, जबकि गुणनखंड में एक मिलती है कि कई सारी मिलती हैं, कई सारी संख्या हमें भाग देने के लिए मिलती हैं। जैसे, तो ये अंतर भी समझ के चलना है। जैसे मान लो यहां 18 के गुणनखंड निकालते हैं हम। मान लो 18 के क्या निकाल रहे हैं, गुणनखंड। तो कैसे निकालते हैं 18 के गुणनखंड, इस टाइप से, एक का भाग दिया कितनी बार जाएगा, 18 बार जाएगा। फिर एक के बाद 2 का दिया कितनी बार जाएगा, फिर 2 के बाद 3 का कितनी बार, 6 बार, है ना। अब इसके बाद काय का जाएगा, 6 का जाएगा। संख्या पलट गई, तो संख्या जैसे ही पलटती है तो हम भाग देना क्या कर देते, बंद कर देते। इसके गुणनखंड लिखते हैं। तो 18 के गुणनखंड मतलब 18 में भाग जाने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं, 1 2 3 6 9 18, है ना। तो गुणनखंड कभी भी दी गई संख्या से बड़े नहीं होते हैं। मतलब 18 के निकाल रहे तो 18 में जो जिन संख्याओं का भाग जाएगा वो संख्याएं या तो 18 से छोटी होंगी या 18 के बराबर होंगी। क्लियर। दूसरा तरीका हमने सीखा था। दूसरा तरीका क्या सीखा था, 18 के हम कौन से गुणनखंड निकालते थे, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्या से भाग देते थे। जैसे 2 नाम 18, 3 त्रिका 9 और 3 एका। तो कैसे लिखते थे, 18 के गुणनखंड मतलब क्या, 2 × 3 × 3। तो दोनों में क्या अंतर है, यहां केवल गुणनखंड की बात चले तो कॉमा मिलता है, क्या मिलता, जबकि यहां पर भी हमने 18 के गुणनखंड लिखे लेकिन गुणनखंड नहीं लिखे, क्या लिखे हैं। तो जब भी अभाज्य गुणनखंड लिखे जाते हैं तो काय के चिन्ह मिलते हैं, इंटू के चिन्ह मिलते हैं। तो इन चिन्हों से भी हम पहचान कर सकते हैं कि उत्तर में हमें कौन सी विधि यूज करना है, केवल भाग विधि यूज करना है कि अभाज्य गुणनखंड विधि यूज करना है। अब लेकिन यहां हमें गुणनखंड तो निकालना है, लेकिन यहां हमें अलग अलग संख्याएं मिल रही, लेकिन महत्तम समापवर्तक में एक ही संख्या गुणनखंड होती है। क्या होती है, एक ही, केवल एक संख्या मिलेगी। क्यों एक संख्या मिलेगी, तो उसको हम बोलते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड। क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ मतलब केवल एक संख्या का भाग 18 में भी जाएगा, 30 में भी जाएगा और 42 में भी जाएगा। ठीक है। इसके जैसे बहुत सारी संख्याएं नहीं मिलती हैं, बहुत सारी संख्याएं नहीं मिलती हैं। ठीक है। तो ये है हमारा महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक को निकाल ले। अब परिभाषा क्या है महत्तम समापवर्तक की, इसमें बोलते हैं बड़ी से बड़ी संख्या। क्या बोलते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या जिससे प्रश्न में दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाता है। तो जो उत्तर आता है उस उत्तर का भाग इनमें जाएगा, लेकिन वो संख्या कैसी होगी, बड़ी से
बड़ी से बड़ी का मतलब इनसे बड़ी नहीं होगी, इनसे बड़ी नहीं होगी, बल्कि जो उत्तर आएगा वही उत्तर सबसे बड़ी संख्या होगी उसकी, उससे बड़ी संख्या का भाग उसमें जाएगा ही नहीं। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है ना? तो अब हम देखते हैं कि ये तो था गुणनखंड, जो हमने गुणज और गुणनखंड में सीखा। अब हमें निकालना है महत्तम। अगर हम चाहें तो महत्तम भी निकाल सकते हैं, महत्तम भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इसी गुणनखंड की विधि से। सबका ऐसे भाग दे लेंगे, 30 का भी दे लेंगे, 42 का भी दे लेंगे, लेकिन उसमें जो गुणनखंड आएंगे उसमें बहुत सारे उभयनिष्ठ गुणनखंड आएंगे। क्या आएंगे? बहुत सारे उभयनिष्ठ गुणनखंड आएंगे। तो महत्तम को निकालने की विधि अलग है। तो महत्तम को निकालने की विधि कौन कौन सी है, कितने तरीके से हम महत्तम निकाल सकते हैं? हाँ बताओ, कितने तरीके से महत्तम निकाल सकते हैं? 2 तरीके से। जैसे हम लघुत्तम समापवर्त 2 प्रकार से निकालते हैं, वैसे भी हम महत्तम समापवर्तक भी 2 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला कौन सी विधि? गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड का मतलब अभाज्य गुणनखंड, कौन सी? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। और दूसरी भाग विधि। तो पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा? 18, फिर 30, फिर सबके अभाज्य गुणनखंड निकाल लो। 9, फिर 3 और 1, फिर 15, फिर 5 और फिर 1, फिर 21, फिर 7 और 1। अब इसी अभाज्य गुण मतलब इसी गुणनखंड विधि से, जिसमें कि हम अभाज्य संख्याओं से भाग दे रहे हैं, यहां से हम 2 चीजें निकाल सकते हैं। पहली क्या? महत्तम। और दूसरा क्या? लघुत्तम। दोनों एक साथ निकाल सकते हैं। तो देखो अब महत्तम निकाल लेते हैं। तो इधर मान लो हमने लिखा 18 के गुणनखंड, तो क्या बने? 2 × 3 × 3। फिर 30 के गुणनखंड क्या बने? 2 × 3 × 5। फिर 42 के क्या गुणनखंड बने? 2 × 3 × 7। अब अगर महत्तम की बात करें तो महत्तम समापवर्तक जो निकलता है वह एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। उभयनिष्ठ का मतलब अगर 3 संख्याएं दी हैं तो तीनों में एक बार मिलेगा। कितनी बार? तो क्या मिला? 2। तो सबसे पहले हमने क्या लिख लिया? और देख लो और कोई संख्या मिल रही का? मिल रही है। तो × 3 बराबर क्या मिल गई? 6। यह है इसका महत्तम समापवर्तक। तो 18, 30, 42 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? 6। मतलब इस 6 का भाग 18 में भी जाएगा, 30 में भी जाएगा और 42 में भी जाएगा। यही संख्या बड़ी से बड़ी है। यही क्या है? बड़ी से बड़ी। इसका मतलब है कि ये इनसे तो बड़ी नहीं है, लेकिन इससे बड़ी और किसी संख्या का भाग इनमें नहीं जाएगा। समझ में आ गया? अब दूसरा क्या निकालना है हमें? मान लो लघुत्तम निकालना है। क्या निकालना है? लघुत्तम समापवर्त निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? फिर पहले निकालते हैं क्या? महत्तम। तो महत्तम कितना निकल के आ गया? 6। इसके बाद जितनी संख्याएं बची हैं उनको लिख लो। और काय की जोड़ी बन रही किसी की नहीं बन रही। तो 3 बचा है, 3 को लिख लो। फिर अब गुणा कर लो। 6 5 जा 0 अलग रख दो। क्या बचा इधर? अब 3 × 3 9 × 7 63। कितना? और कितना आ गया? 630। ये इसका क्या निकल के आ गया? लघुत्तम। तो समझ में आ रहा कि एक ही विधि से हम HCF भी निकाल सकते हैं और LCM भी निकाल सकते हैं। अब ये भाग विधि क्या है?
लघुत्तम की भाग विधि अलग है और महत्तम की भाग विधि अलग है। लघुत्तम की भाग विधि के लिए हम क्या करते हैं, मान लो क्या करते थे कि जैसे 18, 30 और 42 एक साथ लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं कि नहीं। तो ये लघुत्तम की भाग विधि है। तो महत्तम की भाग विधि में क्या अंतर है फिर? तो महत्तम की जो भाग विधि होती है उसमें कितनी संख्याएं दी है इधर? कितनी? कितनी? 3। तो इन 3 में से सबसे छोटी संख्या क्या है? 18 लिखा। 18 से बड़ी क्या है? 18 से बड़ी? हाँ, तो 18 का भाग देंगे हम 30 में। काय में? 30 में 18 का भाग दो, कितनी बार गया? 18 एकम, बची कितनी? 12। अब भाग देना है 12 का काय में? 18 में। समझ में आ रहा? तो कितनी बार गया? कितनी बार? अब यही प्रक्रिया आपको करते रहना है, इसी प्रकार से भाग क्या करना है? देते रहना है। अब 6 का भाग काय में देंगे? कितनी बार गया? कब तक देना है? जब तक कि इसमें पूरा ना चल जाए। अब ये निकल के आ गया 6। अब इसी 6 का भाग काय में दोगे? कौन सी संख्या बची इधर? 40। बस इसी 6 से जो लास्ट संख्या है जिसका भाग जाता है उसी का भाग हमें देना है। 42 में कितनी बार जाएगा? तो महत्तम क्या निकल के आ गया? महत्तम समापवर्तक क्या निकल के आ गया? क्योंकि 6 का भाग इनमें भी जा रहा है और 6 का भाग इस 42 में भी जा रहा है। तो ये दोनों विधि समझ में आ गई कि नहीं आई? अच्छे से। तो इसमें क्या विषम संख्याएं हमें दी हैं? विषम संख्याएं दी हैं। तो दो विषम संख्याएं तो होना चाहिए, लेकिन कैसे? लगातार। अब कोई भी दो संख्याएं ले लो, तो कौन सी ले लें विषम संख्याएं? कोई भी दो विषम संख्याएं बोलो, लेकिन वो लगातार होना चाहिए। जैसे, हाँ बोलो। एक दो विषम संख्या कौन सी? 1, 3। कोई और ले लो, कोई और संख्या ले लो। दो विषम संख्याएं बोलो जैसे, हाँ लगातार होना चाहिए 1 और 3 के अलावा। और बताओ। 5, 6, 7। और बोलो, और बोलो, और बोलो, और 15। तो अब इन्होंने ये बोला है कि दो लगातार विषम संख्याएं, कोई भी दो लगातार विषम संख्या होना चाहिए। कहीं से भी कोई भी दो लगातार विषम संख्याएं ले सकते हो। जैसे 121, 123, ठीक है। 2021, 2023 या 2021, 2019। तो ये क्या हो रही है? लगातार है कि नहीं? नहीं है, लगातार होना चाहिए। गिनती की कोई भी विषम संख्या होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि एक ले ली हमने 63, एक ले ली हमने 73, तो ये लगातार नहीं है। इनके बीच में दो या तीन विषम संख्याएं छोड़ दी हैं, जैसे 65, 67, 69, ये छोड़ा कि नहीं। फिर 71, ये भी है विषम संख्या, तो इनको हमने छोड़ दिया। तो लगातार विषम संख्या होना चाहिए। ये तो लग गई लगातार विषम संख्या। अब उन्होंने ये बोला कि दो लगातार विषम संख्याओं का महत्तम क्या होगा। महत्तम का मतलब क्या बताया अभी? हाँ, दो लगातार विषम संख्याओं का महत्तम। तो विषम संख्याएं तो लिख ली कि नहीं। अब महत्तम मतलब हमें कौन सी संख्या ढूंढना है? क्या बताया था अभी? जिनसे हम क्या करें? जिससे हम भाग। तो बताओ, ऐसी एक संख्या होगी जिसका भाग केवल एक ही संख्या का भाग जाएगा इनमें, कौन सी है वो? कौन सी रहेगी? कौन सी? एक ही रहेगी, केवल और केवल एक। दो लगातार विषम संख्याएं कोई भी ले लो, उनमें केवल एक का भाग जाएगा। एक में एक का जाएगा, तीन में भी एक का जाएगा।
5 का भाग 7 में नहीं जाता, 7 का भाग 5 में नहीं जाता तो काय का जाएगा फिर 1 का। 9 का भाग 11 में नहीं जाता, 11 का भाग 9 में नहीं जाता। 13 का भाग 15 में नहीं जाता, 15 से हम 13 को डिवाइड नहीं कर सकते। समझ में आ रही? तो फिर आंसर क्या होगा? तो आंसर क्या होगा? महत्तम समापवर्तक क्या होगा हमारा? 1। क्लियर? समझ में आ गया कि नहीं आया? चलो, तो अब सवाल जो बोला गया है वो सम संख्याओं को लेकर बोला गया कि दो लगातार सम संख्याएं, तो सम संख्याएं बोलो लगातार होना चाहिए, कोई भी दो बोलो बेटा। हाँ हाँ हम्म 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 या फिर मान लो 38 40 है ना, 66 68 है ना, 98 100। अब इनका महत्तम निकालना है, तो इनका महत्तम क्या होगा? क्या होगा? 2। क्या होगा? 2। आंसर क्या होगा? 2। क्योंकि ना तो 14 का भाग 16 में जाएगा है ना, और ना 16 का भाग 14 में जाएगा। अगर इनका अपन को उत्तर निकाल के देखना है, मान लो इसको कि 2 आता है कि नहीं, ठीक है, तो हम क्या करें? भाग विधि लगा दें। भाग विधि कैसे लगाते हैं? कैसे लगाते भाग विधि? कैसे कैसे यूज करते हैं महत्तम में? कैसे भाग विधि का उपयोग करते हैं महत्तम समापवर्तक निकालने में? क्या करके? कौन सी संख्या से? छोटी संख्या से बड़ी कौन सी है? 100। कितनी बार गया? कितने बच गए? अब 98 में 2। अब फिर इसके बाद जो शेषफल बचता है उस शेषफल से भाग देने वाली संख्या में भाग देते हैं ऊपर, है ना, तो भाग दिया कितनी बार गया? 4 बार। हाँ, कितने बचे? 1। फिर क्या बचा? 19 सॉरी 8, तो 18 हो गया, तो चला गया भाग, पूरा भाग चला गया कि नहीं? तो कितना आ गया उत्तर? तो यही तो अपना आंसर है। कोई भी लगातार दो सम संख्याएं लोगे तो उसका महत्तम क्या निकल के आएगा? और विषम संख्याओं का महत्तम 1। अगर हमें इसका आंसर पता करना है कि इसका आंसर क्या होगा, तो पता कर लेते हैं। 14 से डिवाइड कर दो 16 को, 14 एकम बच गई 2। अब 2 से डिवाइड कर दो 14 को, कितनी बार? तो आंसर समझ में आ गया कि नहीं आया? तो ये तो डायरेक्ट सवाल है। अगर इस सवाल में देखें तो संख्याएं तो दी नहीं हमें, तो क्या दिया है हमें? ये क्या दिए? 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7। ये क्या है? क्या है? 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7। क्या है ये? उत्तर है ये। कौन से गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड। कौन से? अभाज्य गुणनखंड। तो उनने अभाज्य गुणनखंड दिए हैं। दूसरा क्या दिया है? 3 × 5 × 7 × और क्या बोला? क्या निकालो? हाँ, तो महत्तम में कैसे क्या करते हैं? जब हम किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं तो महत्तम कैसे निकालते? फिर अगर किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए तो ये अभाज्य गुणनखंड हमें पहले से निकाल के दे दिए गए। अब हमें महत्तम निकालना है तो क्या करेंगे? इनमें हम क्या करेंगे? केवल जोड़ी वाली संख्याएं लिखें। तो पहली जोड़ी क्या है? पहली जोड़ी 3 गुणित गुणित कितनी जोड़ी बनी? तो ये महत्तम निकल के आ गया। अगर उनने बोला होता क्या निकालो इनका, हाँ, तो अब कैसे निकलेगा बेटा? तो सबसे पहले तो क्या लिखते हैं जब लघुत्तम निकालते हैं? तो हाँ, तो सबसे पहले लिखते क्या है? क्या लिखते हैं? जोड़ी तो बन रही, मतलब क्या लिखेंगे? पहले क्या बनाते हैं उनकी? क्या क्या बनाते हैं? जोड़ी। तो ये जोड़ी तो बनी बनाई रखी है, तो ये तो रखी बनी बनाई, मतलब क्या है ये? क्या बोलते हैं इनको? जो जोड़ी बन के आई है, तो ये क्या क्या निकल के आ गया? क्या निकल के आया?
क्या लिखा है इसके आगे? हाँ, तो लघुत्तम निकालने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? महत्तम। महत्तम मतलब 3 गुणित 5 गुणित जो जोड़ी बनी बनाई है। अब इसके बाद जो गुणनखंड बच गए हैं उनको लिख लो। क्या क्या बच गया? तो ये लघुत्तम। तो एक ही सवाल में दोनों चीजें समझ में आ गई। आंसर चेक कर लो। तो इसमें भी महत्तम समाप्त वर्तक निकालना है तो हम दोनों विधि का प्रयोग कर लेंगे। कौन कौन सी? भाग विधि और गुणनखंड विधि। तो सबसे पहले गुणनखंड विधि लगा लेते हैं। 48 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 144 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और 576 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो निकाल लो। यहाँ 24, यहाँ 12, यहाँ 6, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1। यहाँ पर 72, यहाँ पर 36, फिर 18, फिर 9, फिर 3 और 1। यहाँ पर 2 2 4 बची 1, 2 8 16 बची 1, 2 8 फिर 144। फिर क्या है? इसको लिख दो सीधे क्योंकि 144 मिल चुका हमें। तो क्या आ जाएगा? 72, फिर 88 की 18, फिर 9, फिर अब 48 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। फिर 144 के 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित, फिर 576 के कितनी बार आया? 2 4 6 गुणित 3। अब क्या करना है? इसमें से महत्तम निकालना है तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? जोड़ी। तो पहली जोड़ी क्या है? दूसरी जोड़ी, तीसरी जोड़ी, चौथी जोड़ी और पांचवी जोड़ी क्या है? समझ में आ गई? बाकी जो बचे उनको क्या कर दो? छोड़ दो। तो महत्तम हो गया। लघुत्तम लिखना होता तो फिर हम एक तरफ से सबको लिखते, जिनकी जोड़ी बन रही है उनको भी और जिनकी जोड़ी नहीं बन रही उनको भी लिखते। इंटू कर लो। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 थी। आ गया आंसर। अब इसी को कौन सी विधि से निकाल सकते हैं? तो सबसे पहले कौन सी संख्या लेते हैं? कौन सी है? फिर 48 से बड़ी 144। हाँ, तो भाग दे दो इसमें। कितनी बार जाएगा? कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 8 24, 3 चौके 12 और 2 14। चला गया। अब जो ये भागफल है इसी भागफल का भाग काय में देना है? 76 में, क्योंकि लास्ट में जो भागफल आएगा सबसे लास्ट में, अब ये हमें पहले ही मिल गया। तो जब सबसे लास्ट का जो भागफल रहता है उस भागफल का भाग, सॉरी, जो सबसे लास्ट का जो शेषफल बचता है, सबसे लास्ट का क्या बचता है? शेषफल। उस शेषफल का भाग जो हमारी बड़ी संख्या बची है उसमें देते हैं। तो अब यहाँ शेषफल कुछ नहीं बचा, तो यही हमारे लिए इसी का भाग चला गया। क्योंकि तो अब हम इसका भाग देंगे। कितनी बार जाएगा? हाँ, 17 में से 8 गए, 9 उतारे, कितनी बार गया? कितनी बार? तो दोनों जगह क्या मिल गया? 48। तो इधर भी हमें आंसर क्या मिल गया? महत्तम समापवर्तक क्या निकल के आया? 40। तो सवाल समझ में आया कि नहीं आया?